मैं दामोदर शर्मा अल्फा सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। राजस्थान हिस्ट्री में हम तमाम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और अपना जो अंतिम है वो है राजस्थान के क्रांतिकारी। तो इन्हें राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी कह दो या क्रांतिकारी, तो कुछ मुख्य भूमिकाओं के बारे में अपन बताते हैं। हालांकि मैंने कुछ आपको पहले ही बता दिए हैं, उनके अलावा जो है ना उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो प्रमुख क्रांतिकारियों में सबसे पहले पढ़ेंगे हम अमरचंद बांठिया के बारे में। अमरचंद बांठिया का जन्म हुआ था 1791 ईस्वी में बीकानेर में। अमरचंद बांठिया ग्वालियर में चले गए थे। ग्वालियर जो कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। ठीक है ना, तो वहाँ पर व्यापार करने लगे। ये ग्वालियर में रहते थे, वहाँ पर व्यापार करना शुरू किया उन्होंने। ग्वालियर में इन्हें नगर सेठ की उपाधि दी गई। यानी ग्वालियर में इन्हें नगर सेठ की उपाधि दी गई थी। 1857 की जब क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई, तब ग्वालियर में भी बिगुल बजा था क्रांति का। आसपास के क्षेत्र में भी काफ़ी क्रांतिकारी थे। इन्होंने क्रांति के दौरान तांत्या टोपे और लक्ष्मीबाई की, तांत्या टोपे और लक्ष्मीबाई की इन्होंने आर्थिक सहायता की। ठीक है ना, आर्थिक सहायता की गई थी इनके द्वारा। किसकी? तांत्या टोपे और लक्ष्मीबाई की। ठीक है, इसीलिए इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं, याद रखना है, अमरचंद बांठिया को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अमरचंद बांठिया है उसकी जो खबर है वो अंग्रेजों के लग गई कि यह है ना दरअसल क्रांतिकारियों को धन उपलब्ध करा रहे हैं, और इसीलिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें गिरफ्तार करके 22 जून 1857 को ग्वालियर में एक पेड़ पर फांसी दे दी गई। ठीक है ना, याद रखना है कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले राजस्थान के यही व्यक्ति थे जिन्हें फांसी दी गई थी, और इसीलिए इन्हें 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कहते हैं। यानी 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है, तो याद रखना है कि अमरचंद बांठिया को कहते हैं। जो आपको पता ही है वैसे कि भारत में जो सबसे पहले क्रांति के जो शहीद थे वो कौन थे, मंगल पांडे थे, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। यानी राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, अमरचंद बांठिया को। ठीक है ना, तो ये चीज़ें याद रखनी है अमरचंद बांठिया के बारे में। दोबारा बता देता हूँ, याद रखना है कि अमरचंद बांठिया का जन्म हुआ था 1791 ईस्वी में बीकानेर में। ठीक है ना, दरअसल इन्होंने ग्वालियर को केंद्र बनाया था और वहीं पर अपना व्यापार प्रारंभ किया था। ग्वालियर में इन्हें नगर सेठ की उपाधि दी गई थी। 1857 की क्रांति के समय ये ग्वालियर में ही थे, और उस समय इन्होंने जो तांत्या टोपे और लक्ष्मीबाई हैं उनकी आर्थिक सहायता की थी, और इसीलिए इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। अंग्रेज़ों को इसकी खबर लग गई और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 22 जून 1857 को ग्वालियर में इन्हें फांसी दे दी गई। याद रखना है कि इन्हें 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कहते हैं, और इन्हें कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। तो ये थे अमरचंद बांठिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का जन्म हुआ था 9 सितंबर 1880 ईस्वी को जयपुर में हुआ था। इनका जो जन्म है वो एक जैन परिवार में हुआ था। यानी कि 9 सितंबर 1880 को इनका जन्म हुआ था जैन परिवार में। जो अर्जुन लाल सेठी है उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और बीए की जो परीक्षा थी वो उत्तीर्ण कर ली।
बीए की जो परीक्षा थी उत्तीर्ण कर ली अर्जुनलाल सेठी ने। उसके बाद में इन्हें चोमू में कलेक्टर पद का प्रस्ताव दिया गया, यानी इन्हें कहा गया कि इन्हें चोमू का कलेक्टर बनाया जाएगा, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि यदि अर्जुनलाल सेठी नौकरी करेगा, यदि अर्जुनलाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। ये कहा था किसने? अर्जुनलाल सेठी ने। यह क्वेश्चन आया हुआ भी है कि ऐसा किसने कहा था कि यदि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। तो वो कौन थे? अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी है ना, इन्हें राजस्थान का प्रथम क्रांतिकारी भी माना जाता है। राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी थे। कारण ये था क्योंकि राजस्थान में होने वाली थी सशस्त्र क्रांति। दरअसल सशस्त्र क्रांति की बात बता देता हूँ कि पहले है ना, दरअसल ये चीज़ें थी कि बस बैठक कर लो, अंग्रेज़ों का विरोध पारित कर तो हो गया, ठीक है। लेकिन दरअसल ये महसूस हुआ कि हथियारों के बिना अंग्रेज है ना वो भारत से नहीं जाने वाले हैं, और इसीलिए इस क्रांति का नाम रखा गया था सशस्त्र क्रांति। अब सशस्त्र जो क्रांति थी ना, वो वैसे तो 21 फरवरी 1915 की फिक्स थी, यानी ये कहा गया था कि 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र क्रांति होगी, ठीक है ना। सशस्त्र क्रांति होगी तो उसमें क्या होगा कि सारे हथियार उठाएंगे एक साथ, अंग्रेजों को खदेड़ देंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने सशस्त्र क्रांति के लिए भूमिका पहले ही तैयार कर दी थी, ठीक है ना। इन्होंने 1907 ईस्वी में, अर्जुनलाल सेठी ने 1907 ईस्वी में स्थापना की थी जैन शिक्षा सोसाइटी की, ठीक है ना। जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की थी अजमेर में। जैन शिक्षा सोसाइटी, इसकी स्थापना की गई। नाम तो शिक्षा सोसाइटी था, लेकिन वहाँ पर हथियार चलाने की शिक्षा दी जाती थी। वहाँ पर वो स्टूडेंट लिए जाते थे जो कि क्रांतिकारी बनना चाहते थे, ठीक है ना। बाद में जब अंग्रेज़ों को खबर लगी तो इसे 1908 में जयपुर में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है ना। जयपुर में एक और बना दी गई जिसका नाम था जैन वर्धन पाठशाला, यानी इसका नाम क्या रख दिया गया? जैन वर्धन पाठशाला। हालांकि अब भी संचालित होती है जैन वर्धन पाठशालाएं जयपुर में, अब भी है वर्तमान में, लेकिन अब शिक्षा दी जाती है, हथियार नहीं चलाने सिखाए जाते। लेकिन उस समय यहाँ पर हथियारों की जरूरत थी क्योंकि अंग्रेजों को निकालना था, इसलिए यहाँ पर हथियार चलाने सिखाए जाते थे। उसके बाद अर्जुनलाल सेठी ने बहुत से युवक थे उनको भर्ती करना शुरू कर दिया। इसके बाद में जो अर्जुनलाल सेठी है उन्हें राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व सौंपा गया, ठीक है ना। सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व सौंप दिया गया अर्जुनलाल सेठी को। अब है ना, क्रांतिकारी तो तैयार हो चुके थे, लेकिन क्रांतिकारियों को हथियार भी तो चाहिए ना, और हथियार खरीदने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। अब धन ऐसे तो कोई देगा नहीं, ठीक है। इसलिए इन्होंने सोचा कि हम लूटेंगे, उन्हें लूटेंगे जिन्हें धन की जरूरत नहीं होती। धन तो होता है उनके पास, लेकिन धन की जरूरत नहीं होती है। इन्होंने फैसला किया कि वो साधु संतों को लूटेंगे जिनके पास बहुत सा धन था, लेकिन अब साधु संत क्या करेंगे धन का, ठीक है ना। अब है ना, ये कई जैन संतों को जानते थे अर्जुनलाल सेठी जो बिहार में थे, ठीक है ना। इसलिए ये बिहार में चले गए अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी जब बिहार में गए तो उन्होंने वहां पर जैन संतों को लूटना प्रारंभ किया। 1913 ईस्वी की घटना है। 1913 ईस्वी में इन्होंने अपने साथियों को एक महंत को लूटने के लिए भेजा। एक महंत थे, उनको लूटने के लिए भेजा गया अपने साथियों को। इनके साथी जब महंत से को लूट रहे थे तो उलझ गए महंत के साथ, ठीक है ना। इन दोनों में इनमें गुत्थम गुत्था हो गई और गलती से है ना चाकू लग गया महंत के, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके जो साथी थे उनमें मुख्य रूप से मोतीचंद था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया अर्जुनलाल सेठी के। जब इनके साथियों से पूछा गया कि तुम्हारे पीछे कौन है, तो उन्होंने अर्जुनलाल सेठी का नाम बता दिया, और इसीलिए अर्जुनलाल सेठी है ना, उन्हें 1913 में गिरफ्तार कर लिया गया। जो सशस्त्र क्रांति के नेतृत्व भी यही कर रहे थे,
इसलिए सशस्त्र क्रांति एक बार के लिए फैल हो गई, क्योंकि जगह जगह छापेमारी होने लगी उसके बाद में। तो अर्जुनलाल सेठी थे ना, वो भी यहाँ पर गिरफ्तार हो चुके थे। अर्जुनलाल सेठी को गिरफ्तार करके रखा गया बेलूर जेल में। बेलूर जेल है ना, ये पड़ता है तमिलनाडु में। तो यहाँ पर इन्हें गिरफ्तार करके रखा गया था। ठीक है, तो एक बार दोबारा बता देता हूँ। जो अर्जुनलाल सेठी है, उनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1880 को। कहाँ पे? जयपुर में हुआ। ठीक है ना, जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। जो अर्जुनलाल सेठी है, उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसके बाद में इन्हें चोमू में कलेक्टर पद का प्रस्ताव दिया गया। लेकिन अर्जुनलाल सेठी ने नौकरी करने से इनकार किया और कहा कि यदि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। उसके बाद में जो अर्जुनलाल सेठी है ना, ये राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी माने जाते हैं। इन्होंने 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की अजमेर में, जिनमें हथियार चलाना सिखाया जाता था। बाद में 1908 में इन्होंने जैन वर्धन पाठशाला की स्थापना की। उसके बाद में इन्हें सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व सौंपा गया। जो सशस्त्र क्रांति है ना, उसका दिन तय किया गया था 21 फरवरी 1915 को। ठीक है, उसके बाद में जो अर्जुनलाल सेठी है, उन्होंने 1913 में बिहार में संतों को लूटना शुरू किया। 1913 में गलती से किसी महंत की हत्या हो गई, जिनके आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इन्हें बेलूर जेल में रखा गया। ठीक है ना, तो यहाँ तक मैंने बता दिया। अब आगे के बारे में बताएंगे। उसके बाद में जो अर्जुनलाल सेठी थे, वो 7 वर्ष तक जेल में रहे। 7 वर्ष तक बेलूर जेल में रहे। उसके बाद में इन्हें 1920 में रिहा किया गया। 1920 में इन्हें रिहा कर दिया गया अर्जुनलाल सेठी को। रिहा होने के बाद अर्जुनलाल सेठी है ना, पूना पहुंचे। पूना में इनका जोरदार स्वागत किया गया। ठीक है ना, इसके बाद में ये बारदोली में गए और वहाँ पर इन्होंने मुलाकात की सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो वहाँ पर दरअसल कहते हैं कि इनका स्वागत किया गया, और जो युवक थे ना, उन्होंने घोड़े की जगह खुद बग्गी से बंधे और इन्हें पूरे शहर में घुमाया गया। ठीक है, अर्जुनलाल सेठी है ना, उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने अर्जुनलाल सेठी को सलाह दी कि उन्हें कांग्रेस में आ जाना चाहिए। अर्जुनलाल सेठी ने बात मानी और महात्मा गांधी की सलाह से वो कांग्रेस में शामिल हो गए। ठीक है ना, यानी महात्मा गांधी की सलाह ली और कांग्रेस में ये शामिल हो गए। उसके बाद में 1922-23 में अजमेर क्षेत्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। यानी अजमेर क्षेत्रीय कांग्रेस के ये 1922-23 में अध्यक्ष बने थे अर्जुनलाल सेठी। 1924 ईस्वी में फिर से ये अजमेर क्षेत्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने थे, लेकिन इनके सामने उम्मीदवार थे हरिबाऊ उपाध्याय। ठीक है ना, ये इनके सामने उम्मीदवार थे। हरिबाऊ उपाध्याय ने इन्हें पराजित किया और खुद अध्यक्ष बन गए। यानी 1924 में अजमेर क्षेत्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? हरिबाऊ उपाध्याय। जो अर्जुनलाल सेठी थे ना, उन्होंने इसका जो कारण है वो महात्मा गांधी को माना। यानी अर्जुनलाल सेठी ने कहा कि इस कारण के लिए कौन जिम्मेवार हैं? गांधी। और इसीलिए 1924 में अर्जुनलाल सेठी थे वो कांग्रेस से अलग हो गए। ठीक है ना, यानी ये कांग्रेस से अलग कब हुए? 1924 में। इसके बाद अंतिम समय में ये दरगाह में आ गए। जो दरगाह है ना अजमेर में, वहाँ पर आ गए और इन्होंने वहाँ पर मुस्लिम बच्चों को फारसी और अरबी पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। फारसी और अरबी पढ़ाना इन्होंने प्रारंभ किया। याद रखना है कि दरगाह में ही इनकी 23 दिसंबर 1941 को मृत्यु हुई। यानी इनका जो निधन था वो 23 दिसंबर 1941 को कहाँ पे हुआ था? अजमेर में हुआ था। दरअसल यहाँ पर सोचा गया कि अर्जुनलाल सेठी है ना मुसलमान है, इसलिए इन्हें दफना दिया गया। ठीक है ना, इन्हें मुसलमान समझकर दफना दिया गया। इनकी मृत्यु के बाद में एक लेखक जिसका नाम था सुंदरदास, उन्होंने कहा था कि दूसरों को प्रज्वलित करने वाला दीपक है ना आज स्वयं बुझ गया। ठीक है ना, जो आज़ादी की अलग जिसने जगाई थी जिस दीपक ने, आज स्वयं बुझ गया। ऐसा किसने कहा था? सुंदरदास ने कहा। ठीक है, दोबारा बता देता हूं मैं। ये 7 वर्ष तक बेलूर जेल में रहे और 1920 में ये रिहा हुए।
उसके बाद में पूना में इनका स्वागत किया गया। इसके बाद इन्होंने बारदौली में सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात की। महात्मा गांधी से भी मुलाकात हुई और महात्मा गांधी के कहने पर ये कांग्रेस में शामिल हो गई। 1922-23 में ये अजमेर क्षेत्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1924 ईस्वी में जब ये अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार थे तो उनके सामने हुए हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय से पराजित हुए और हरिभाऊ उपाध्याय 1924 में अजमेर क्षेत्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। जो अर्जुनलाल सेठी थे ना, उन्होंने इसका जो जिम्मेवार है वो महात्मा गांधी को माना और 1924 में ये कांग्रेस से अलग हो गए। ठीक है ना। उसके बाद में ये अंतिम समय में जो अजमेर में दरगाह है वहाँ पर आ गए और वहाँ पर जो मुस्लिम बच्चे हैं उन्हें फारसी और अरबी पढ़ाना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। ठीक है ना। उसके बाद में यहीं पर यानी दरगाह में ही 23 दिसंबर 1941 को इनका निधन हो गया और इन्हें मुसलमान समझ करके दफना दिया गया। सुंदरदास ने कहा कि दूसरों को प्रज्वलित करने वाला दीपक आज स्वयं बुझ गया। तो ये थे अर्जुनलाल सेठी। आगे चलते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे हीरालाल शास्त्री की। हीरालाल शास्त्री, इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1899 को जोबनेर जयपुर में। हीरालाल शास्त्री है ना, इन्होंने भी बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। बीए की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की और उसके बाद में ये सरकारी नौकरी करने लगे, यानी सरकारी नौकरी करने लगे थे। कौन? हीरालाल शास्त्री। लेकिन 1920 में जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, 1920 में जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसके बाद में ये गांधी से प्रेरित हुए थे और थोड़े समय बाद इन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है ना। यानी लगभग 1930 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था हीरालाल शास्त्री ने। हीरालाल शास्त्री ने यहाँ पर क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया और इन्होंने एक गीत लिखा था जिसका नाम था प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, यानी प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः इनके द्वारा गीत लिखा गया था। ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ और जो लोग थे ना वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे। इसके बाद जो हीरालाल शास्त्री है, हीरालाल शास्त्री उन्होंने 1936 ईस्वी में निवाई कहाँ पे पड़ता है? टोंक में पड़ता है। उन्होंने जीवन कुटीर की स्थापना की। ठीक है ना। ये जो जीवन कुटीर है ना, ये दरअसल महिला शिक्षा के लिए बनाया गया था। बाद में जो इसका नाम है ना वो वनस्थली विद्यापीठ पड़ गया। अब भी तो है ना वनस्थली विद्यापीठ, जो महिला शिक्षा का बड़ा केंद्र माना जाता है। तो इस सबसे पहले जो स्थापना है वो किसने की थी? हीरालाल शास्त्री के द्वारा ही की गई थी, यानी हीरालाल शास्त्री ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद जो हीरालाल शास्त्री है ना, वो जमनालाल बजाज के संपर्क में आए और जमनालाल बजाज से प्रेरित होकर के ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उसके बाद में जमनालाल बजाज के कारण ही ये जयपुर प्रजामंडल से जुड़ गए। ठीक है ना। इसके बाद कौन से प्रजामंडल से जुड़े थे? ये जयपुर प्रजामंडल से। जयपुर प्रजामंडल से जुड़ने के बाद ये 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी बने, यानी 1940 में ये जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी बन गए थे। कौन? हीरालाल शास्त्री। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस समय भी जो हीरालाल शास्त्री है ना वो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। इन्होंने 1942 में जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल से एक समझौता किया था जिसे इतिहास में कहा जाता है जेंटिलमैन एग्रीमेंट। ठीक है ना। इस समझौते के कारण इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, क्योंकि जो पूरी जयपुर रियासती है ना वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुई थी। याद रखना है कि जो हीरालाल शास्त्री है ना, इन्हें राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया था। यानी राजस्थान के प्रथम जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। ठीक है ना। तो इन्हें प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। जो हीरालाल शास्त्री है उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी, खुद की ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम था प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ये भी लिखी गई थी किसके द्वारा? हीरालाल शास्त्री के द्वारा।
हीरालाल शास्त्री, उनका निधन हुआ था 16 दिसंबर 1974 को। ठीक है ना, दोबारा बता देता हूँ। हीरालाल शास्त्री, जिनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1899 को जोबनेर, जयपुर में। इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और सरकारी नौकरी में शामिल हो गए। 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित हुए और उसके कुछ समय बाद इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। 1930 में इन्होंने लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः नामक गीत लिखा था। ठीक है ना। उसके बाद 1936 में इन्होंने निवाई में स्थापना की थी जीवन कुटीर की। निवाई है ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? टोंक में पड़ता है। दरअसल ये महिला शिक्षा का केंद्र बनाया गया था निवाई टोंक, जिसका नाम क्या था? जीवन कुटीर था। दरअसल ये जो जीवन कुटीर है ना, इसे वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ कहा जाता है, जो महिला शिक्षा का राजस्थान में सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इसके बाद ये जमनालाल बजाज से संपर्क में आए और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। बाद में ये जयपुर प्रजामंडल से भी जुड़ गए और जमनालाल बजाज ने इन्हें 1940 में जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया। लेकिन जो हीरालाल शास्त्री है ना, इनके संबंध उस समय जयपुर के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था मिर्जा इस्माइल, उनके साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे और यही कारण है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग नहीं लिया था। क्योंकि पूरा जयपुर प्रजामंडल शामिल नहीं हुआ तो इन्होंने भाग नहीं लिया। कारण था कि इन्होंने मिर्जा इस्माइल के साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था। उसके बाद में जब भारत आज़ाद हुआ और ये राजस्थान में जब प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री का मनोनीत करना था मुख्यमंत्री को, तो वो हीरालाल शास्त्री थे। यानी राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन माने जाते हैं? हीरालाल शास्त्री। इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। इनका जो निधन था वो 16 दिसंबर 1974 को हुआ था जयपुर में। तो ये थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है, जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास है, इनका जन्म 18 फरवरी 1899 को हुआ था। कहाँ पे? जोधपुर में। जयनारायण व्यास भी असहयोग आंदोलन से प्रेरित हुए थे। असहयोग आंदोलन से प्रेरित हुए थे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास है ना, ये स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में ये शामिल हुए। जयनारायण व्यास की बात की जाए तो जयनारायण व्यास बिजोलिया किसान आंदोलन से भी जुड़े। यानी जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ना, उससे भी जुड़े थे। कौन? जयनारायण व्यास। इन्होंने 1927 में ब्यावर से एक समाचार पत्र आता था, तरुण राजस्थान। पहले तो इसका नाम नवीन राजस्थान था, बाद में इसका नाम था तरुण राजस्थान। इस समाचार पत्र का इन्होंने संपादन भी किया। यानी तरुण राजस्थान है ना, इसका संपादन भी किया गया था। किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा। जयनारायण व्यास ने उसके बाद में 1932 में एक और समाचार पत्र निकाला था, अग्निबाण, जिसे कहते हैं अग्निबाण, जिसका दूसरा नाम था। दरअसल ये जो समाचार पत्र है ना, ये भी कहाँ से आता था? ब्यावर से आता था। और ये जो समाचार पत्र है, ये राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र था जो राजनीतिक था। यानी पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा का राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो वो अग्निबाण था, जो किसने प्रकाशित किया था? जयनारायण व्यास ने प्रकाशित किया था। उसके बाद जयनारायण व्यास ने 1936 में एक और समाचार पत्र प्रकाशित किया था, जिसका नाम था अखंड भारत। यानी ये भी प्रकाशित किया गया था किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा। ये जो अखंड भारत समाचार पत्र है ना, ये बंबई से आता था। कहाँ से आता था? बंबई से। जयनारायण व्यास है ना, दरअसल बंबई में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। यानी कोषाध्यक्ष बने थे। यानी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बने थे जयनारायण व्यास। अब कोषाध्यक्ष है ना, उसका कर्तव्य तो ये होता है भी पार्टी में से पैसा इकट्ठा करे। इन्होंने तो अपने पास था ना, वो सारा कोष में ही डाल दिया। जो कोष था ना कांग्रेस का, उसमें सारा धन ही डाल दिया, गरीब हो गए।
अब इसकी खबर है ना बीकानेर के महाराजा को लगी, और बीकानेर के महाराजा कौन थे? गंगा सिंह। अब गंगा सिंह ने पत्र लिखा जयनारायण व्यास को कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, तुम्हें कितना धन चाहिए उतना धन मैं दे दूंगा, ऐसा कहा महाराजा गंगा सिंह ने। जयनारायण व्यास ने लिखा कि मुझे है ना भारत माता की सेवा के लिए धन नहीं चाहिए, ठीक है ना, मतलब मेरे पास जितना भी है ना खाने पीने के लिए वो भारत माता का वरदान है, मुझे और नहीं चाहिए, ठीक है ना, ऐसा कहा जयनारायण व्यास ने। तब जो गंगा सिंह है ना वो काफ़ी प्रेरित हुए थे। दरअसल गंगा सिंह है ना उन्होंने कहा था कि जयनारायण व्यास जैसे व्यक्ति यदि देश में है ना तो अंग्रेज़ है ना उनको शासन छोड़ देना चाहिए। वैसे गंगा सिंह अंग्रेजों का पक्ष लेते थे और कभी नहीं चाहते थे कि कोई राजनेता आकर के शासन संभाले, लेकिन जयनारायण व्यास के बारे में उन्होंने ऐसी बात कही थी, ठीक है। उसके बाद में जो जयनारायण व्यास है ना उन्होंने 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की भी स्थापना की थी, यानी जोधपुर प्रजामंडल की भी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ की जो सिचुएशन थी ना इस पर एक पुस्तक भी लिखी थी, मारवाड़ी अवस्था, मारवाड़ी अवस्था, और एक और पुस्तक लिखी थी इन्होंने पोप्पा बाइरो राज। ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखी गई थी? जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई थी। जो जयनारायण व्यास है ना उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़े थे, यानी भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था ना उसमें भी शामिल थे जयनारायण व्यास, और इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद में जो जयनारायण व्यास है उनके बारे में याद रखना है कि ये राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति थे, एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो मनोनीत भी हुए थे और निर्वाचित भी हुए थे, यानी मनोनीत और निर्वाचित होने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री राजस्थान में कौन थे? तो वो कौन थे? जयनारायण व्यास थे, और कोई नहीं था, केवल कौन थे? जयनारायण व्यास। जो जयनारायण व्यास है ना इनके उपनाम भी हैं, इन्हें कहा जाता है लोकनायक, यानी इन्हें लोकनायक भी कहा जाता है। किसको? जयनारायण व्यास को, यानी राजस्थान का लोकनायक किसे कहते हैं? जयनारायण व्यास को। वैसे कौन है? जयप्रकाश नारायण। भारत के कौन है? जयप्रकाश, एक ही बात है, जयप्रकाश जयनारायण, ठीक है ना। दरअसल जोधपुर में विश्वविद्यालय भी है जो किसके नाम पर है? जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ आपको याद रखना है कि जो जयनारायण व्यास थे उनका जन्म 18 फरवरी 1899 को जोधपुर में हुआ था। जयनारायण व्यास है ना वो असहयोग आंदोलन से प्रेरित हुए थे और उसके बाद इन्होंने भाग लिया था स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक है ना। दरअसल ये बिजोलिया किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। इन्होंने 1927 में ब्यावर से तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र का भी संपादन किया था। 1932 में आगी बाण या अग्निबाण नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। ये जो आगी बाण या अग्निबाण है ये भी ब्यावर से आता था। ये दरअसल राजस्थान में राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र था। कौन सा? आगी बाण। 1936 ईस्वी में एक और समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, अखंड भारत, जो कहाँ से होता था? बम्बई से। ये बम्बई में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी बने थे और महाराजा गंगा सिंह ने इन्हें जब धन का प्रस्ताव दिया तो इन्होंने इनकार किया। 1934 में इन्होंने जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना भी की थी। 1942 में ये इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, ठीक है ना। इन्होंने पुस्तकें भी लिखी थी, मारवाड़ी अवस्था और पोप्पा बाइरो राज। ये राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो निर्वाचित भी हुए थे और मनोनीत भी हुए। कौन थे? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास को कहा जाता है लोकनायक। इनका निधन हुआ था 14 मार्च 1963 को जोधपुर में, ठीक है। तो ये थे जयनारायण व्यास। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद में है सेठ दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी का जन्म हुआ था 8 फरवरी 1884 को पोखरण जैसलमेर में, ठीक है ना। दामोदर दास राठी की बात की जाए तो ये जो अभिनव भारत सभा थी ना इससे जुड़े हुए थे। अभिनव भारत सभा से जुड़े थे कौन? दामोदर दास राठी। दरअसल जब सशस्त्र क्रांति हो रही थी, सशस्त्र क्रांति मैंने बताया था ना
ये कब होने वाली थी? 21 फरवरी 1915 को, ठीक है ना, ये दिन तय किया गया था। तो इसमें धन की जो जरूरत थी ना, तो दामोदर दास राठी ने धन भी उपलब्ध करवाया था, यानी क्रांतिकारियों को धन दिया गया था, किसके द्वारा? दामोदर दास राठी के द्वारा। यही कारण है कि दामोदर दास राठी को सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहते हैं। यानी पूछा जाए कि सशस्त्र क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं? दामोदर दास राठी को। वैसे 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? मैंने बताया था अभी, अमरचंद बांटिया को, ठीक है। वैसे ही सशस्त्र क्रांति के जो भामाशाह भी कौन थे? सेठ दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी ने 1916 में होम रूल आंदोलन भी चलाया था, यानी इनके द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था। और ये जो आंदोलन है ना, इन्होंने राजस्थान में चलाया था। वैसे आपको पता है कि होम रूल जो आंदोलन है वो श्रीमती एनी बेसेंट ने और फिर बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। तो ये जो आंदोलन है ना, ये राजस्थान में किसने चलाया? दामोदर दास राठी ने, ठीक है। इनका निधन हुआ था 2 जनवरी 1918 को। कहाँ पे हुआ? अजमेर में। दोबारा बता देता हूँ, जो दामोदर दास राठी है उनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1884 को। पूछा जाए कहाँ पे हुआ था, तो पोखरण में। पोखरण कहाँ पे है? जैसलमेर में है। दरअसल ये अभिनव भारत सभा से जुड़े हुए थे। सशस्त्र क्रांति जो 21 फरवरी 1915 को होनी थी, उनमें इन्होंने भाग लिया था। मीन आर्थिक सहायता देकर के भाग लिया था, ठीक है ना। इन्होंने क्रांतिकारियों को धन उपलब्ध कराया था और इसीलिए इन्हें सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहते हैं। यानी आपसे पूछा जाए कि सशस्त्र क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं? सेठ दामोदर दास राठी को। 1916 ईस्वी में इन्होंने राजस्थान में होम रूल आंदोलन भी चलाया था। इनका निधन हुआ था 2 जनवरी 1918 को अजमेर में, ठीक है। तो ये थे सेठ दामोदर दास राठी। उसके बाद में बात करते हैं हम जमनालाल बजाज की। जमनालाल बजाज का जन्म हुआ 4 नवंबर 1889 को काशी का बास, एक जगह है काशी का बास, और ये कहाँ पे है? सीकर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जन्म हुआ था जमनालाल बजाज का। जमनालाल बजाज ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना 1914 में प्रारंभ हुआ था, उसके दौरान इन्होंने अंग्रेजों की आर्थिक सहायता की थी। यानी अंग्रेजों की आर्थिक सहायता की गई थी किसके द्वारा? जमनालाल बजाज के द्वारा। जो जमनालाल बजाज है ना, उनको अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया। यानी पहले अंग्रेजों की तरफ थे और इसीलिए इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। इसके बाद जो जमनालाल बजाज है वो महात्मा गांधी से प्रेरित हुए। महात्मा गांधी से प्रेरित हुए थे कौन? जमनालाल बजाज। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर के इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। जो असहयोग आंदोलन हुआ था ना, उसमें भाग लिया था किसने? जमनालाल बजाज ने, ठीक है। ये जो असहयोग आंदोलन में जब इन्होंने भाग लिया था, तो जो राय बहादुर की उपाधि इन्हें दी गई थी ना, ये वापस लौटा दी। राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, ये वापस दे दी किसने? जमनालाल बजाज ने। इसके बाद जो जमनालाल बजाज है ना, उन्हें गांधी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। यानी गांधी के वैसे 4 पुत्र थे ना, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, तो इन्हें गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है। किसको? जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज ने जयपुर में चरखा संघ की भी स्थापना की थी। यानी जयपुर में जो चरखा संघ की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? जमनालाल बजाज के द्वारा 1928 में, ठीक है। जमनालाल बजाज के बारे में याद रखना है कि इन्होंने ही 1936-37 में जयपुर प्रजामंडल की पुनर्स्थापना की थी। यानी जयपुर प्रजामंडल की पुनर्स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना है कि वो कौन थे? जमनालाल बजाज। कब की थी? 1936-37 में की थी। दरअसल जो जमनालाल बजाज थे वो 1938 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बन गए थे। यानी जयपुर प्रजामंडल के ये अध्यक्ष कब बने थे? 1938 ईस्वी में बने थे, ठीक है। जमनालाल बजाज के बारे में याद रखना है
कि इन्होंने दरअसल जयपुर में जनता की सरकार की मांग की, यानी इन्होंने कहा था कि जयपुर में जनता की सरकार बननी चाहिए और इसीलिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बैराठ में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और इन्हें गिरफ्तार करके रखा गया था जयगढ़ दुर्ग में, यानी जयगढ़ दुर्ग में इन्हें गिरफ्तार करके रखा गया था, जो कहाँ पे है, जयपुर में। ठीक है। उसके बाद में जो जमनालाल बजाज है ना, उन्हें महात्मा गांधी के चेतावनी के बाद रिहा कर दिया गया, क्योंकि गांधी ने जयपुर सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि रिहा नहीं किया गया तो जयपुर को परिणाम भुगतने होंगे, तब इन्हें रिहा किया गया। उसके बाद जो जमनालाल बजाज है उनका 11 फरवरी 1942 को निधन हो गया। ठीक है ना। दरअसल ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था ना, उससे पहले ही इनका निधन हो गया था, तो तभी तो जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। यदि ये होते तो शायद जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेता। याद रखना है कि जो जमनालाल बजाज है ना, ये खुद को कहते थे चौथा गुलाम, यानी जमनालाल बजाज खुद को क्या कहते थे, चौथा गुलाम। ये कहते थे कि पहला गुलाम है ना वो तो कौन है, भारत, दूसरा गुलाम है वो कौन है, देसी रियासतें, और तीसरा गुलाम है वो कौन है, सिक्कर, और चौथा गुलाम कौन है, जमनालाल बजाज। तो ये थे जमनालाल बजाज, जो एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। दोबारा बता देता हूँ, जमनालाल बजाज है, उनका जन्म हुआ था 4 नवंबर 1889 को काशी का बास सिक्कर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय इन्होंने अंग्रेजों की आर्थिक सहायता की थी और इसीलिए अंग्रेजों ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी। इसके बाद ये महात्मा गांधी से प्रेरित हुए थे और इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। जब इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया तब इन्होंने जो राय बहादुर की उपाधि इन्हें दी गई थी, ये वापस अंग्रेजों को इन्होंने लौटा दी। ठीक है। तो जैसे गांधी ने लौटाई थी ना केसर हिंद की जो युद्ध पदक वगैरह लौटाए थे, तो वैसे ही इन्होंने राय बहादुर की उपाधि वापस से लौटा दी। दरअसल ये गांधी वादी सिद्धांतों पर बहुत ज़्यादा चलते थे, इसीलिए इन्हें गांधी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। एक्चुअल में जमनालाल बजाज ने गांधी का जो चरखा कताई वाला अभियान था उससे भी इन्होंने चलाया था राजस्थान में, और इसीलिए इन्होंने जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी 1928 में। तो चरखा संघ ने गांधी के नाम से स्थापित किए गए थे। जयपुर प्रजामंडल की इन्होंने 1936-37 में पुनर्स्थापना भी की थी और 1938 में ये जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। यानी जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे, ये 1938 ईस्वी में। ठीक है ना। दरअसल इन्होंने जनता की सरकार की मांग की थी, जिसके बाद में इन्हें बैराठ में गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्हें गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, जयगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पे है, जयपुर में। हालांकि महात्मा गांधी के कहने पर इन्हें रिहा किया गया था। जो जमनालाल बजाज हैं उनका निधन 11 फरवरी 1942 को हुआ था। याद रखना है कि जमनालाल बजाज है ना, वो खुद को कहते थे चौथा गुलाम। ये कहते थे पहला गुलाम तो कौन है, भारत, दूसरा गुलाम कौन है, देसी रियासतें, तीसरा गुलाम कौन है, सिक्कर, और खुद को कहते थे कि मैं हूं चौथा गुलाम। ऐसा कहा जाता था जमनालाल बजाज के द्वारा। ठीक है ना। तो जमनालाल बजाज, जिन्हें कहा जाता है गांधी का 5वां पुत्र, तो ये काफी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। मैंने बताया कि यदि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जिंदा होते तो शायद ऐसा नहीं होता कि जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेता। ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये गांधीवादी सिद्धांतों पर चलते थे। तो ये स्वतंत्रता सेनानी अभी कुछ और भी बाकी, उन्हें भी हम कराएंगे। ठीक है ना। तो उनके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। ठीक है ना। तब तक आप इससे जुड़े रहें। धन्यवाद।